पंचकुला के सेक्टर 25 में नशे में धुत युवकों द्वारा पुलिस के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। मारपीट करते पुलिस वालों की वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें नशे में धुत दो युवक दो पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों युवक नशे में धुत हैं और दोनों युवकों ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ डाली। हालांकि इस दौरान आसपास के मौजूद लोगों ने युवकों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इन दोनों युवकों पर शराब का असर इस कदर हावी हो गया कि दोनों को अपने सामने खड़े पुलिस वाले भी नजर नहीं आए। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि मार्केट सेक्टर 25 में जो शराबी हैं और पब्लिक के में अफरा तफरी और ऐसे छेड़खानी कर रहे हैं। तो मौके पे पहुंचे थे, दो व्यक्ति थे जो दारू में फुल थे, जिनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ही हाथापाई की है और जिसकी प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पिटाई का ये वीडियो पंचकुला के सेक्टर 25 की मार्केट से सामने आया है। शराब के नशे में धुत दोनों युवकों ने पहले तो सेक्टर 25 की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस को इस मामले की शिकायत मिली और पुलिस इन दबंगों पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। शराब ने इनकी हिम्मत को इस कदर बढ़ा दिया कि इन्होंने पुलिस वालों की पिटाई एक फरार मुजरिम की तरह कर डाली और खुद उसके बाद मौके से फरार होने लगे। हालांकि पुलिस वालों ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा अभी फरार है। सेक्टर 25 में एक सलून सपा की मालकिन ने फ़ोन करके सूचना दी थी कि दो व्यक्ति शराब के नशे में ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो बावजूद फिर नहीं है और हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जिस सूचना पर एएसआई राजेंद्र और अच्छी विकास वहाँ पर मौके पहुँचे और वहाँ उन लड़कों ने उनके साथ भी मारपीट बदतमीजी हमारे मुलाजिम के साथ किया है और उनकी वर्दी फाड़ दी और राजेंद्र को गद्दे वगैरह छाती वगैरह जो 4 दिन सेक्टर 6 में उसके इलाज चल रहा है और उनके खिलाफ अपना अभियोग दर्ज किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है मौके से और एक व्यक्ति फरार है जिसकी तलाश जारी है। पंचकुला में पुलिस के साथ मारपीट करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले जो है सामने आ चुके हैं। जैसे पुलिस ड्यूटी कर रही है, उस दौरान जो है पुलिस के साथ हाथापाई हुई है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिरसा में एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई को हनी ट्रैप के मामले में फंसा दिया। महिला के साथ मिलकर उस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस युग को यूं ही नहीं कलयुग कहा जाता, बल्कि अपनी हरकतों से लोग ये साबित भी कर देते हैं। ताजा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां सिरसा में एक व्यक्ति ने महिला के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई को बंधक बना लिया और उस पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाने की उसे धमकी दी गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित अरविंद कुमार और उसका भाई उमेश दोनों केटरिंग का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना काम अलग कर लिया था। आरोपी महिला पहले इन दोनों भाइयों के साथ खाना बनाने का काम करती थी। दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, जिसके बाद आरोपी उमेश ने महिला के साथ मिलकर अपने ही भाई को केटरिंग के बहाने महिला के घर पर बुलाया और उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की डिमांड के साथ ही उसे बंधक भी बना लिया गया। ये हमारे पास एक दरखास्त आई थी अरविंद कुमार की तरफ से। उसने बताया था भाई मेरा भाई है उमेश और वो किसी महिला के साथ मिलके मेरे को घर पे बुलाया और मेरे से पैसे छीने और मेरी एक अंगूठी और एक सोने की चैन छीन ली और मेरे से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। महिला के घर पे बुलाया गया था शिकायतकर्ता को और इसने कहा था भाई हम कैटरिंग के सामान की लिस्ट ले आना आगे के लिए। तो ये घर पे चला गया। उसके बाद वहाँ उसका पहले से उसका भाई भी था, जिन्होंने इनको बंधक बनाया दोनों ने, और वहाँ से इसकी सोने की चैन और अंगूठी छीन ली और फिर इसको कहा भाई या तो तुम 5 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे को बलात्कार के केस में फंसवाएंगे। वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और उमेश को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 50,000 रुपए, सोने की अंगूठी और चेन भी बरामद की गई है।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के भाई और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में 2 नाम और सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे फिलहाल जांच की जाएगी। पंचकुला के एमडीसी में गन पॉइंट पर किडनैप कर 31 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पीड़ित युवक को छुड़वा लिया है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना इतना भारी पड़ेगा, इसने कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल अमित नाम के इस युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इस दौरान अमित और उसके दोस्तों के सभी पैसे डूब गए। अमित के दोस्तों ने उन पैसों को रिकवर करने के लिए फिल्मी विलेन की तरह अमित की किडनैपिंग की प्लानिंग की, जो कुछ ही घंटों में इन युवकों पर भारी पड़ गए। ये सेक्टर 7 का रहने वाला है अमित इंद्रानी जी। बस तो मारपीट और किडनैपिंग का कोई ऐसा मामला है। अभी एप्लीकेशन लिखने लगे, पर्चा दर्ज करने लगे हम इसमें जी। जैसे भी मतलब धाराओं के साथ होगा तो कार्रवाई करते हैं उसमें। तो कोई किडनैपर अभी तक पकड़ा भी गया जिस मैटर में? अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। तो उसका मेडिकल या कुछ करवाएगा? कोई मारपीट चोट के निशान पे मिल पाएगा? अभी एप्लीकेशन देने लग रहा है, उसके बाद इसका मेडिकल जी जो भी चोट के निशान वगैरह मेडिकल करा दिया जाएगा। दरअसल अमित के दोस्त ने उसे पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में काम के सिलसिले में बुलाया। अमित जैसे ही अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंचा, इस दौरान पीछे से 3 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। सभी ने मिलकर अमित की पिटाई की और उसे 31 लाख रुपयों की मांग की गई। अमित ने पैसों के लिए अपने बॉस को कॉल किया और दोनों के बीच 5 लाख को लेकर सहमति बनी, लेकिन इस बीच अमित के बॉस ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। इन्होंने मुझे एक्चुअली बुलाया बिजनेस डील के लिए, तो मैं इनके घर पे गया था। जैसे ही मैं घर पे गया तो 5-10 मिनट बाद 4 लोग ने आके मेरे पे अटैक करके मुझे कम से कम 2 घंटा टॉर्चर किया, मारा पीटा और 31 लाख रुपए की डिमांड करी थी सर। क्या वेपन भी थे? हाँ जी, गन थी और नाइफ थी और 2 स्टिक्स थी सर। ऐसे ही इन्होंने मेरे को बोला, पहले 1-2 घंटे मेरे को बहुत मारा पीटा, फिर इन्होंने मुझे बोला आप अपने फादर को फ़ोन करिए और 31 लाख रुपए मांगिए। तो मैंने फादर को तो नहीं कॉल किया, मैंने मेरे बॉस जी को कॉल किया। ही अग्रीड टू पे 5 लाख इमीडिएटली। तो वो 5 लाख अग्री करने के बाद वो थोड़े ठंडे हो गए और फिर उन्होंने वेट किया, तो फिर पुलिस आ गई वहाँ पे लोकेशन ट्रेस करके एंड देन दे रिकवर्ड मी। हालांकि इस दौरान चारों युवकों ने भागने की कोशिश की, 3 भागने में कामयाब भी हो गए, लेकिन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आज अमित और उसके बॉस की समझदारी के चलते पुलिस समय रहते अमित को बचाने में कामयाब हो गई। अब देखना ये होगा पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। शिकायतकर्ता अमित के दोस्तों को इस तरह से पैसे निकलवाने का तरीका महंगा पड़ा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश जारी है। करनाल में नेशनल हाईवे पर झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। आस पड़ोस के लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करनाल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक शामगढ़ गांव की झाड़ियों में स्थानीय लोगों ने एक युवक को बेसुध हालत में देखा। युवक के पास जाने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। और ये कल करने गया और डेड बॉडी में इसकी यहाँ कोई भी चोट का निशान है, डेड बॉडी देखती। ये मेंटली डिस्टर्ब था, जिस रोड पे घूमता रहता है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम प्रीतम है। प्रीतम पिछले कुछ वक्त से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था और बीती रात से अपने घर भी वापस नहीं लौटा था, जिसके बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। हालांकि प्रीतम इससे पहले भी कई बार बिना बताए गायब रहता था, इसीलिए परिजनों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और शव मिल जाने के बाद भी किसी तरह की पुलिस को शिकायत नहीं की। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था काफी लंबे टाइम से चल रहा है जी। तो लेकिन मौत के कारण नहीं पता चल पाया अभी कुछ? कोई रंजिश वगैरह कोई किसी से कोई चोट का निशान अभी नजर आया? तो चाहेंगे कि कार्रवाई हो, कैसे मौत हुई है? और कार्रवाई क्या होगी इस पे? कुछ लगता सभी तो कार्रवाई की मांग भी करते हैं जी, लगता नहीं है कोई ऐसा। तो मतलब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था, तो कब से लापता था? तो ये कल शाम गाँव में था, उसके बाद घर। युवक के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं परिवार वालों ने भी
जांच करने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहरहाल देखना यह होगा कि पुलिस की कार्रवाई में आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है और युवक की मौत का कारण क्या स्पष्ट होता है। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने गर्भपात करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस मामले में एक रिटायर्ड नर्स को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में दिख रही ये महिला एक रिटायर्ड नर्स है। इस महिला ने सालों साल अस्पताल में काम किया है, लोगों की सेवा की है, अस्पताल में कई लोगों की जान भी बचाई होगी, जिसके लिए इसे लोगों की दुआ भी जरूर मिली होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये महिला एक ऐसे काम को अंजाम दे रही थी जिसकी माफी इस महिला को इस जन्म में शायद ही मिल पाएगी। ये महिला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गर्भपात का काम करवाती थी। कुरुक्षेत्र से डॉक्टरों की टीम आई थी, उन्होंने पुलिस सहायता मिली और एब्रो इंडिया हॉस्पिटल है यहाँ पे। उस हॉस्पिटल में उन्होंने रेड की है। रेड करने के बाद उन्होंने कुछ मिला है, वहाँ पर जानकारी मिली है प्रमोशन से रिलेटेड, वो अपना बैठ के उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। अब जैसे ही वो हमारे को जिस हिसाब से जो रिटर्न में कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि शाहबाद के निजी अस्पताल में लिंग जांच की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही फिल्मी अंदाज में आरोपियों से संपर्क किया गया। एक फर्जी महिला के लिंग जांच का सौदा 5000 में तय किया गया, जिसके बाद महिला ने अस्पताल पहुंचकर नर्स से संपर्क किया। इस दौरान महिला के आसपास पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद थी। जैसे ही महिला ने सही समय देखकर पुलिस को इशारा किया, पुलिस ने नर्स को काबू कर लिया। हमारी टीम है वहाँ गई, पुलिस पर्सनल को लेके गई और वहाँ पे जो एक्यूज है उसने उसको चेक किया। जो डिकॉय महिला थी उसको चेक करने के बाद उसने पैसे लिए और ये बताया कि आज जो आपका इलीगल जो एमटीपी प्रोसीजर करना है वो आज ही करेंगे। तो उसने एक इंजेक्शन तैयार करवाने को बोला, एक जो कोई कर्मचारी थे हॉस्पिटल के। तो इन द मीन टाइम जो हमारी डिकॉय पेशेंट थी उसने हमें इशारा दिया और साथ ही हमने जो हॉस्पिटल है हमने उसमें धावा बोला और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि ये नर्स पहले भी इस प्रकार के कार्य में संलिप्त पाए जाने के कारण गिरफ्तार हो चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस नर्स के खिलाफ इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे और पंचायत भवन में वो बैठक चल रही थी और बाहर किसान विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद विरोध शुरू होता है और कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, डंपर लगाए हुए हैं और उसी दौरान 3 से 4 संख्या में किसान पहुंच जाते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का विरोध किया जाता है और अब भी यहाँ पर किसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? हमारे यहाँ साथी 2 आज अपने निजी काम के लिए आए हुए थे, उस पे किसानी झंडा लगा था कार पे। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा उनको गाड़ी से नीचे उतार लिया कि भैया आपको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन आज जो प्रोग्राम था कंवरपाल गुर्जर का, इसको किसान यूनियन के बारे में ना तो इसकी इतला थी और ना इसका विरोध था। आज का कोई प्रोग्राम था, बिना मैसेज के ही उन्होंने एक निजी काम के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, हमारे 3 साथियों को। अब क्या चाहते हैं आप? हम अपने साथियों के लिए यही चाहते हैं जी। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जो हमारे साथी गिरफ्तार किए हैं उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जब मैं स्टार्टिंग में अकेला था, जब मेरे को क्या मेरे को सर बोले भी अब तो जाली, अब तो सरदार जी रहने दो, क्या विरोध करोगे? मैं सर हमारे साथी गिरफ्तार हैं, उनके लिए हम आए हैं। कहने लगे भी हम उनको आधा घंटे का टाइम दो सरदार जी, हम उनको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप छोड़ दो। कह लगे आप अपने दूसरे किसानों को रोक दो, मैं रोक देते हैं पर आप छोड़ो सही। पर अभी तक उनको नहीं छोड़ रहा, आधे घंटे करीब हो गए पर छोड़ नहीं रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर पुलिस बल भी तैनात हैं कि अगर संख्या किसानों की बढ़ती है तो उन्हें किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। जहां पर भी देखते हैं बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, किसानों की तरफ से विरोध शुरू हो जाता है। और आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे थे, पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी। बाहर कुछ किसान पहुंचते हैं 3 से 4 संख्या में। कुछ का कहना है कि वो निजी काम से पहुंचे थे, कुछ का कहना है कि वो विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिलहाल उनकी रिहाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।
सिरसा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि एक दुकान में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सिरसा में वीरवार रात को जो चोरी हुई उसे जिले की अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात माना जा सकता है। फिल्मी स्टाइल में कुछ चोर रात को एक्टिव हुए और इस छत के जरिए दुकान में दाखिल होकर लाखों रुपए का सामान लेकर गायब हो गए। हम इस वारदात को चोरी की बड़ी वारदात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब चोरों ने इस दुकान को अपना निशाना बनाया हो। चोर 4 दिन पहले भी इसी दुकान से लाखों का सामान साफ कर चुके हैं। ध्यान से देखिए इस छत को, जो वैसे तो दुकान में रोशनी बिखेरने का काम करती थी, लेकिन अब यही लोहे की छत चोरों के लिए उनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने का जरिया बन बैठी। शातिर चोर इस छत से दुकान में घुसे और 10 लाख के करीब का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। और ऊपर चढ़ के और छत से टीन उखाड़ के उसमें से दुकान में एंटर हुए और उसी तरह जो लकड़ी का सेफ तो वो पहले ही तोड़ गए थे, नकारा हो गया था वो, और लकड़ी का ड्रावर जिसमें थोड़ा बहुत मैं कैश रखता हूँ वो भी बुरी तरह से तोड़ के, और उसी तरह बेसमेंट में से कॉपर की पहले से भी 2.5-3 गुनी मात्रा में कॉपर की वायर चोरी करके ले गए। दर्ज कराई गई थी, पुलिस मौके पे आई, उन्होंने मौका मुआयना किया, फोरेंसिक वाले भी निशान वगैरह लेके गए। उसके अतिरिक्त साइबर क्राइम वाले भी आए, उन्होंने टीवी कैमरे वगैरह जो लोगों के, मेरा वाला तो DVR वो उठा के ले ही गए, तो अड़ोस पड़ोस में जो लगे हुए हैं वो खंगाले। दरअसल आपको पता ही है व्यापारी कहीं सुरक्षित नहीं है। काफ़ी दिन रोज़ पहले हम SP साहब से मिले थे, मंडी में चोरियां, शहर में चोरियां, उस बाबत हम ज्ञापन भी दिया था और उनको अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो नींद में सो रहा है, वो नहीं जाग रहा। तो ये जो 2 बार चोरी होना, ये पुलिस प्रशासन की नाकामी का ये दर्शाता है। भाई पुलिस प्रशासन जमा नकारा हो चुकी है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार का कोई नकेल नहीं रही है। पुलिस के पास पहले ही रविवार को चोरी की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी थी, तो वहीं अब पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक ही दुकान में बार बार चोरी होना वाकई कई सवाल खड़े करता है। कार्रवाई FIR लॉन्च करेंगे और अब देख रहे हैं, फुटेज वगैरह देख रहे हैं और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन के हर पॉइंट से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये चोरियां तो हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गश्तें कर रहे हैं, पुराने चोरों को उठा रहे हैं, जो भी है इंटरोगेट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रिकवर करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिलहाल पुलिस पहुंची है, तमाम अधिकारी पुलिस के पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि चोरों को पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 सप्ताह से कम के समय में एक ही दुकान पर 2 बार चोरी होना, किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के परिणाम को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब जल्द ही 12वीं कक्षा के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। क्या है ये नया फॉर्मूला, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। कोरोना की वजह से देश की स्थिति काफी खराब हुई, तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर के तमाम राज्यों में बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई। वहीं सभी शिक्षा संस्थान भी बंद कर दिए गए। कई परीक्षाएं रद्द हुई, जिससे छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई। हालांकि सरकार ने छात्रों के लिए समय समय पर कई बड़े फैसले भी लिए। हरियाणा सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीरता से काम करती रही और अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। हरियाणा में 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, हर बच्चे को 10वीं में प्राप्त अंकों के मिलेंगे 30% अंक, 11वीं में प्राप्त अंकों के मिलेंगे 10% अंक, 12वीं में प्रैक्टिकल के आधार पर दिए जाएंगे 60% अंक। वहीं शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने 12वीं के परिणाम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। दुनिया का हर शख्स जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे प्रभावित हुआ।
सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो है स्कूल और शिक्षा इतनी प्रभावित हुई कि न तो स्कूल चल पाए और न ही परीक्षा हो पाई। बावजूद इसके जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है। इसको लेकर हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद जी से बात करेंगे कि कब ये रिजल्ट जारी होगा, किस बेस पे जारी किया जाएगा और किसको क्या बेस अंक देने के लिए बेस तैयार किया गया है। सर, क्या कहेंगे, कब से बोर्ड जो है 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है? देखिए जगबीर जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जो बोर्ड की 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम है वो हम लोग जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। सर, अगर बच्चों की बात करें तो कितने बच्चों को ये परीक्षा देनी थी, कितने बच्चे रेगुलर थे और कितने करीब ओपन के बच्चे थे? देखिए जगबीर जी, इसमें लगभग 2,27,585 बच्चे हैं जो रेगुलर जिन्होंने अपीयर होना था वो कोरोना के कारण नहीं अपीयर हो पाए, और 9,552 ये वो बच्चे हैं जो कि प्राइवेट तौर पर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था। कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो इसमें बच्चों को जो अंक दिए जाएंगे उसके लिए क्या बेस तैयार किया गया, कैसे नंबर दिए जाएंगे? देखिए जगबीर जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो स्कीम ऑफ कैलकुलेशन है वो बच्चे ने जो 10वीं के अंदर कितने अंक प्राप्त किए थे उसके 30% हम लोग जो वेटेज है वो उसके 10वीं के जो प्राप्त अंक हैं उसके हिसाब से 30% वेटेज होगी। 11वीं कक्षा में जिस बच्चे ने जो अंक मिले थे उसका 10% वेटेज दी जाएगी, और 12वीं क्लास के अंदर उसके जो प्रैक्टिकल और INA में उसने जितना किया था उसका 60% उसको जो वेटेज है वो थ्योरी के अंदर दी जाएगी। परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का इंतजार अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। वहीं बोर्ड का ये नया फॉर्मूला छात्रों को कितनी राहत देता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भिवानी में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की रेड। गांव गुजराणी के मेडिकल स्टोर पर की रेड। भारी मात्रा में अवैध रूप से बेची जा रही दवाइयों को किया सील। यूं तो डॉक्टर्स और उनके पेशे से जुड़े लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले ये लोग बहुत बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ताजा मामला भिवानी का है, जहां चंद पैसे के लिए एक दवा विक्रेता ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जहां सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड की और सभी दवा सील करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि गांव गुजरानी में एक मेडिकल स्टोर पर ऐसी प्रतिबंधित दवा बेची जा रही है जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। इस शिकायत पर सीएम फ्लाइंग ने अचानक ही रेड कर दी और मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बुलाया गया। ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से कोई हमें शिकायत मिली थी, तो उसके आधार पर हमने आज छापा लगाया है और इसमें भारी मात्रा में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मिले हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिना अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज करते हैं तो बहुत नुकसान करता है। जैसे कि हड्डियां, अगर देसी भाषा में बात की जाए तो हड्डियां खाली हो जाती हैं 4-5 साल तक अगर लगातार यूज किया जाए। बाकी मल्टी ऑर्गन जो फेलियर हैं वो भी हो जाता है इसमें, लेकिन हड्डियों का मेन है, हड्डियां सारी खाली हो जाती हैं 4-5 साल अगर यूज करता रहे तो ये दिक्कत है। तो क्या आगे ड्रग एक्ट में हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको नोटिस देंगे। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टोर से जो दवा बरामद हुई है उन्हें सील कर दिया गया है और ड्रग एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। टेबलेट इंजेक्शन दोनों ही मिले, काफी मात्रा में मिले। बिल्कुल सरेआम जिंदगी के साथ खिलवाड़ हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं। इसमें 6 महीने तक की सजा भी है, 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा है। चंद पैसे के लिए ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न केवल गैर कानूनी बल्कि मानवता पर भी कलंक है। ऐसे में जरूर है कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में होती रहे ताकि दूसरे इससे सबक लें और ऐसा काम करने की सोचे भी ना।